देवरानी जेठानी के लफड़े। कहते हैं कि घी के लड्डू तो टेढ़े मेढ़े ही भले लगते हैं। रामनगर में रहने वाली सुमिता को अपने दोनों बेटे तो घी के लड्डू की तरह प्यारे लगते थे, लेकिन बहुओं का सम्मान करना उसने सीखा ही नहीं था। सुमिता के दो बेटे थे, बड़ा बेटा आशीष और छोटा अंकित। आशीष अंकित से पूरे 8 साल बड़ा था। पिता की मौत के बाद आशीष ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल ली थी। होनहार तो था ही, इसीलिए कॉलेज से डिग्री करते हुए उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। घर में रुपयों की जरूरत थी, इसलिए बिना सोचे समझे आशीष वो नौकरी ले लेता है। आशीष के नौकरी करने के बाद घर के हालात में सुधार आने लगा था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है और सुमिता की तंगहाली के दिन विदा हो जाते हैं। अब घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करा दूँ। वैसे भी 25 साल का हो गया है और अब तू कमाने भी लगा है, जिम्मेदार हो गया है। अब और किस बात का इंतज़ार है? वैसे भी गांव से कई बार तेरे लिए रिश्ते आ चुके हैं। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए गांव की नहीं शहर की लड़की देखो। सुमिता अपने होनहार बेटे को मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन वो चाहती थी कि वो अपने बेटे के लिए कोई गांव की लड़की ब्याह कर लेकर आए, जो आते ही घर परिवार की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल ले और इस 4 दीवारी को ही अपनी दुनिया समझे। ये आजकल की शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां जो बस आज़ादी को ही सब कुछ समझती है, सुमिता को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। लेकिन फिर भी बेटे की जिद के कारण वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। देख वसुंधरा, मेरा बेटा आशीष पढ़ा लिखा है, उसे अपनी तरह ही पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उसके लिए कोई ढंग का रिश्ता हो तो बता। सहेली के कहने पर वसुंधरा जल्द ही निकिता नाम की एक लड़की का रिश्ता आशीष के लिए लेकर आती है। निकिता को आशीष पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। आशीष पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था और उसका एक छोटा सा परिवार था। ना कहने की कोई वजह ही नहीं थी, इसीलिए निकिता और उसके घर वाले जल्दी ही आशीष से उसकी शादी कर देते हैं और शादी के बाद निकिता आशीष के घर आ जाती है। शादी के बाद आशीष, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अंकित भी अभी पढ़ाई कर रहा है, आने वाले समय में उसकी पढ़ाई पर भी तुम्हें काफ़ी खर्च करना होगा और मकान को भी रिनोवेशन की ज़रूरत है, उसमें भी लाखों रुपए का खर्च आएगा। मैं सोच रही हूँ मैं भी किसी अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर के खर्च और भी बेहतर ढंग से चला पाएंगे। देखा, आते ही गज भर के ज़बान चलानी शुरू कर दी। आशीष, इसी वजह से मैं तेरी शादी किसी शहर की लड़की से नहीं करना चाहती थी। इसकी जगह अगर कोई गाँव की लड़की आई होती ना, तो वो अपनी नई नई शादीशुदा गृहस्थी सजाने पर ध्यान देती, इस निकिता की तरह घर से बाहर निकलकर नौकरी करने पर नहीं। इन शहर की लड़कियों को घर की 4 दीवारियों तो जैसे कैद खाना नजर आती है, सबको बस हवा में उड़ना है। जितना मेरा बेटा कमाता है ना, उसमें हमारा घर अच्छे से चल रहा है। तेरी कमाई की हमें कोई ज़रूरत ना है। तू तो बस घर में बैठ और घर गृहस्थी संभाल। और वैसे भी बीच बीच में इसकी दादी की तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसके कारण मुझे बार बार गाँव जाना पड़ता है। अब मेरी उम्र नहीं रह गई कि मैं इतनी दौड़ भाग कर पाऊँ। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अब दादी की सेवा करने की जिम्मेदारी भी तेरी है। मैं तो कुछ दिन सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। निकिता को सास की बातें खंजर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि आशीष ने माँ की बातों का कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब आशीष की भी इन सब बातों में सहमति थी। निकिता आंखों में आंसू लेकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है रात के समय। अरे निकिता, क्या बात है? आज पूरा दिन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बात है क्या? आशीष, तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी, लेकिन तुमने उनकी एक भी बात का विरोध नहीं किया। क्या तुम्हें उनकी बातें खराब नहीं लगी? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? देखो निकिता, माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है। तुम शादी करके अब इस घर में आ चुकी हो, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। माँ की बातों को दिल से लगाने के बजाय इस परिवार को मन से अपनाओ, तभी ये परिवार सुखी रह सकेगा। देखो, बाहर जाकर रुपए कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम माँ की जिम्मेदारियों का वज़न कुछ कम करो। दादी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, इसलिए माँ चाहती है कि तुम हर महीने कम से कम 1 सप्ताह के लिए दादी के पास जाकर रहो और उनकी सेवा करो। इसी बहाने उन्हें भी अकेलापन नहीं लगेगा और उन्हें भी आस बनी रहेगी कि हम लोग उनसे समय समय पर मिलने जुलने आते हैं। देखो आशीष, दादी जी से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए मम्मी जी है ना, उन्हें दादी के पास रहना चाहिए। और आप लोगों ने शादी से पहले तो ये सारी बातें नहीं बताई थी मुझे।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस परिवार की जिम्मेदारियां मेरे सर पर डालने के लिए ही मानो मुझे ब्याह कर लाया गया हो। अरे मेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी इच्छा पसंद नापसंद कुछ नहीं रहा। जिस तरह से तुम घर से बाहर निकलकर नौकरी करना चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल करूँ। और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा लड़का मुझे नौकरी करने से मना करेगा। निकिता अपनी तरफ से बहुत से तर्क देकर सास और पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। आशीष तो मानो माँ की बात को ही पत्थर की लकीर बनाकर बैठा था। इसलिए माँ की नौकरी के लिए मना करने के बाद उसे इस विषय में कोई भी बात करनी ही नहीं थी। कुछ समय तक तो निकिता बहुत प्रयास करती है कि उसकी सास और पति आशीष की सोच में कुछ बदलाव आए, लेकिन धीरे धीरे घर के इस माहौल को वो अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लेती है। निकिता की जिंदगी बिन पैंदी के लोटे की तरह हो गई थी। महीने में 10 दिन उसे गांव जाकर दादी के पास रहना पड़ता और 20 दिन शहर में अपनी सास और पति के पास। दादी जी, हर बार मैं आती हूँ और घर की इतनी साफ सफाई करके जाती हूँ, लेकिन जब अगली बार आती हूँ ना तो सब कुछ मुझे पहले की तरह ही गंदा और धूल मिट्टी से भरा हुआ नजर आता है। जब मैं यहाँ से वापस शहर जाती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ मिलता है। यहाँ से सब समेट कर जाती हूँ, फिर वहाँ के कामों में लग जाती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करते करते मैं पागल ही हो जाऊंगी। अरे बेटा, तू यहाँ आ जाती है तो तेरी सास क्या वहाँ बैठकर बिस्तर तोड़ती है? अरे बहू यहाँ है तो वो हाथ पैर हिलाकर घर की साफ सफाई नहीं कर सकती? पता नहीं रोटी भी बना कर खाती है या चने खाकर ही पेट भर रही है तीनों टाइम। निकिता दादी सास और अपने पति की सेवा तो जरूर कर रही थी, लेकिन दो दो जगह की जिम्मेदारियों के बीच में पिसकर उसका स्वभाव बहुत ही रूखा और चिड़चिड़ा हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता है और निकिता का देवर अंकित भी अब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक सफल इंजीनियर बन जाता है। अंकित बेटा, आशीष की शादी को 8 साल गुजर गए हैं। अब तेरी उम्र में जब आशीष था ना तो उसकी शादी करके निकिता को घर ले आए थे हम लोग। अब तुझे भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मैंने लड़की की तलाश शुरू कर दी है। जल्दी ही तेरे भी हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाऊंगी मैं। माँ देखो, लड़की तो आप बेशक ढूंढ लो, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही किसी ऐरी गहरी लड़की से शादी नहीं करने वाला। अरे एमटेक इंजीनियर हूँ मैं, मुझे अपने बराबर की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। मेरे ग्रुप में सबकी वाइफ हमारे ही फील्ड से है। मुझे भी कोई सिंपल ग्रेजुएट नहीं, टेक्निकली एजुकेटेड लड़की चाहिए। अरे देख बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। जैसे तेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी तेरे भाई भाभी ने संभाली है ना, तेरी शादी की जिम्मेदारी भी अब इन दोनों की है। तुझे कैसी लड़की चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, तो अपने भाई भाभी को बता, यही लोग देखेंगे। देखो अंकित, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हें एक एजुकेटेड लड़की चाहिए। अरे भाई, अच्छी बात है, पत्नी को तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, लेकिन ये बात अपने मन से निकाल देना कि तुम अपनी पत्नी से जॉब करवा पाओगे, क्योंकि माँ जी ने बरसों पहले मुझे बताया था कि घर की परंपरा है, यहाँ पर बहुएं नौकरी नहीं करती बल्कि घर की जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। अब अगर ऐसी कोई लड़की हो जो अपनी डिग्री और एजुकेशन को चूल्हे में झोंक कर उस पर रोटियां बनाने के लिए तैयार हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बेशक पीएचडी लड़की से शादी कर लो। अंकित भाई और भाभी के एहसानों के तले दबा था। जिस समय उसके पिता की मौत हुई वो तो बस एक 15 साल का बच्चा था। 15 साल के बाद से उसकी पढ़ाई लिखाई हर सपने को भाई और भाभी ने ही पूरा किया था। अब वो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हाँ, लेकिन भाभी की ये बात उसके गले से नीचे भी नहीं उतर रही थी। देखो माँ, मैं भाभी की बातों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। भाभी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं मानता हूँ उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन मेरी शादी किस लड़की से होगी, मुझे अपने लिए कैसा जीवन साथी चाहिए, ये तो मैं ही डिसाइड करूँगा ना। आप लोगों के दबाव में आकर मैं कोई गलत रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। इसलिए मैं अभी ही साफ साफ बता रहा हूँ कि जब तक मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूँगा। सुमिता अब बड़ी बहू और अंकित के बीच में फंस कर रह गई थी। किसी तरह वो एक दो जगह अंकित की बात चलाती भी है, जहाँ पर लड़कियाँ अंकित की तरह ही एमटेक बीटेक की हुई थी, लेकिन हर बार वही समस्या आकर खड़ी हो जाती कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां पहले से ही नौकरी में होती थी। अब एक नौकरी करती हुई लड़की को ये कहना कि शादी के बाद तुम्हें घर में बैठकर सिर्फ चूल्हा चौका करना होगा अपने आप में ही एक असंभव सी बात है। सुमिता, एक लड़की है तेरे अंकित के लिए, एमटेक किया हुआ है ना तेरा लड़का, तो ये लड़की भी ना अभी पढ़ रही है, अगले साल इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तुम यहाँ बात करके देखो, अभी तो इसने नौकरी करनी शुरू नहीं की है, हो सकता है यहाँ तुम्हारी बात बन जाए।
सुमिता बड़ी बहू अंकित और आशीष के साथ लड़की को देखने उसके घर पहुंच जाती है। लड़की वाकई दिखने में बहुत खूबसूरत थी। दिखने में सुशील और समझदार भी लग रही थी। पहली नज़र में तो ऐसा लगता था शायद बात यहाँ पक्की हो जाएगी कुछ देर बाद। अभी कितना समय है तुम्हारा डिग्री पूरा होने में? भाभी 1 साल में मेरा मास्टर्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं पीएचडी करना चाहती हूँ और साथ ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग के लिए भी ट्राई करूँगी। एक्चुअली में ना मुझे लेक्चरर बनना है। देखो प्रतिभा, शादी के बाद नौकरी करना ना करना ये तो पति और ससुराल वालों की इच्छा पर निर्भर करता है ना। और मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, ज़्यादा उम्मीदें मत पालना। हमारे परिवार में तुम्हारी पढ़ाई पर तो कोई रोक टोक नहीं है। तुम जितना चाहो उतना पढ़ लो। हाँ, लेकिन नौकरी करने की इजाज़त तुम्हें नहीं दे पाएंगे। माफ़ कीजिएगा भाभी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल बिताए हैं इस डिग्री को पाने के लिए। मेरे भी तो कुछ सपने हैं, एम्बिशन है। सिर्फ घर संभालने के लिए मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। और अगर आपके परिवार को मेरी पढ़ाई लिखाई से समस्या नहीं है तो नौकरी करने से समस्या क्यों है? कोई भी लड़की जो इतनी मेहनत से इस मकाम पर पहुंचेगी वो अपना करियर क्यों बर्बाद करना चाहेगी? देखो प्रतिभा, हमारे घर में ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है। ये दोनों भाई मिलकर इतना तो कमाई लेते हैं कि घर के खर्चे आराम से चल जाते हैं। इसलिए तुम्हें घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो भाई एक घर संभालने वाली समझदार और पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत है। वैसे भी घर की जिम्मेदारियां ही इतनी हैं कि तुम्हें नौकरी के लिए समय नहीं मिल पाएगा। और इतने साल तो मैंने निभाया, अब तुम्हारी बारी है भाई। गांव का मकान, दादी की सेवा, यहाँ पर घर और परिवार के काम, जिम्मेदारियां कोई कम नहीं है। होने वाली जेठानी की बात सुनकर प्रतिभा बहुत परेशान हो जाती है। प्रतिभा को देखने के बाद सभी लोग वापस घर लौट आते हैं। माँ, मैं इस परिवार में शादी नहीं करना चाहती। अरे नाम के पढ़े लिखे लोग हैं बस। सोच तो इनकी बहुत ही छोटी है। अंकित की भाभी बताए क्या क्या कर गई मुझे। कहती हैं चाहे जितनी पढ़ाई कर लो लेकिन नौकरी करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करती है? एक बार शादी हो जाने देना, उसके बाद तो तुझे अंकित की मर्ज़ी से काम करना होगा। और अंकित इतना पढ़ा लिखा लड़का है, आखिर वो ऐसा क्यों चाहेगा कि उसकी बीवी पीएचडी करके घर में बैठे? प्रतिभा भी अपनी माँ से बात कर ही रही थी। इतने में उसे अपने मोबाइल पर अंकित का कॉल दिखाई देता है। माँ, अंकित मुझे कॉल कर रहा है। अरे तो जा ना, जाकर बात कर। देख बेटा, अच्छा परिवार है, लड़का भी बहुत अच्छा है। मैं तो इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। तू ज़रा समझदारी से हैंडल कर ले। प्रतिभा, मुझे आप बहुत अच्छी लगी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने आपकी आंखों में देखा था कि आपको ये रिश्ता स्वीकार है, फिर भी मैं एक बार अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। माफ़ करना, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ, आप मुझे अच्छे लगे लेकिन हमारा रिश्ता होना संभव नहीं है। आपके परिवार को एक हाउसवाइफ चाहिए, जबकि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, अभी शादी हुई नहीं है ना, इसलिए सब लोग तुमसे ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाए फिर हम सबको मना लेंगे। अंकित, मैं जानती हूँ तुमने पढ़ाई करने में बहुत मेहनत की है, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें नौकरी छोड़कर घर में बैठना होगा, तो क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे? कैरियर, पढ़ाई लिखाई, नौकरी सब छोड़कर खाना बनाने को ही अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर पाओगे? नहीं ना। बस मेरे लिए भी ये शादी ऐसी ही है। अगर एक लड़का अपना कैरियर नहीं छोड़ सकता तो फिर एक लड़की से ऐसी उम्मीद क्यों कि वो शादी के बाद अपने सारे सपनों की बलि चढ़ा दे? तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारे परिवार के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। प्रतिभा की बातें सुनने के बाद अब अंकित बिल्कुल निराश हो गया था। अरे अंकित, छोड़ ना। प्रतिभा कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, इसके जैसी तो बहुत मिलेगी तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, हम कोई इससे भी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि मैं एक को छोड़कर दूसरी, दूसरी को छोड़कर तीसरी की तलाश में घूमता रहूंगा। प्रतिभा को मैंने मन से पसंद कर लिया था, लेकिन आप लोगों की जिद के कारण वो ये शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मेरी भी जिद है कि मैं शादी करूंगा तो प्रतिभा से, वरना नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी ऐरी गहरी लड़की से शादी नहीं करने वाला। प्रतिभा हर मामले में मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मैच है, इसलिए मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। अंकित के लिए रिश्ते तो बहुत आते, लेकिन हर बार वही दिक्कत आती कि या तो लड़की अंकित की पसंद अनुसार एजुकेटेड ना होती, या फिर एजुकेटेड लड़की अपनी नौकरी की बलि देने को तैयार ना होती।
इसी तरह 2 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन अंकित के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। एक दिन निकिता अपने मायके जाती है। अरे बेटा, तेरा देवर तो कितना पढ़ा लिखा है, दिखने में भी अच्छा है। मैं तो कहती हूँ तू अपने चाचा की लड़की का रिश्ता करा दे उसके साथ। ना ना जीजी माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी मीनू का रिश्ता नहीं करने वाली निकिता के देवर से। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी ज़िंदगी ऐसी कड़वाहट भरी ज़िंदगी जिए। अब आप निकिता को ही देख लो, इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि अपनी होने वाली देवरानी से गिन गिन कर बदले लेगी। अरे भाई वो मासूम जो अभी इस परिवार में आई तक नहीं, उस पर अपनी बरसों की भड़ास निकालने का क्या तुक है। देख बेटा, तू भी मेरी बेटी जैसी है, लेकिन इस मामले में ना तू गलत है, इसलिए तुझे गलत कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर तेरी ही तरह हर कोई अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला अपनी बहू या देवरानी से निकालने लगे, तब तो पीढ़ियों तक ये चलता ही रहेगा। नौकरी चाहे ना करे, लेकिन गौरव है तू हमारे परिवार का। अगर तेरे जैसी लड़की ऐसी सोच रखेगी तो फिर गांव की अनपढ़ औरतों से क्या उम्मीद की जाए। आँख के बदले आँख ली जाएगी तो सब अंधे हो जाएंगे। तुझे तो उल्टा वादा करना चाहिए कि जो तेरे साथ हुआ तो आने वाली पीढ़ी को वो सब झेलने नहीं देगी। तुझे तो अपनी देवरानी की मदद करनी चाहिए, और यहाँ तू ही जाल बिछाए बैठी है। चाची की बात सुनकर जैसे निकिता ने आईना देख लिया था, उसे अब खुद पर शर्म आ रही थी। देवर जी, प्रतिभा को फ़ोन करके कहिए ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है, वो नौकरी कर सकती है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, घर पर हुक्म मेरा ही चलेगा, और मैं आंख दिखाऊंगी तो उसे डरना भी पड़ेगा। अरे भाई, जिठानी हूँ मैं। भाभी की बात सुनकर अंकित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो जल्दी से प्रतिभा से मिलने के लिए निकल पड़ता है।